जी नमस्कार साथियों। गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे। आज की जो हमारी क्लास है, इससे पहले ही तमाम क्लासों में हमने शब्द के भेद अपने कंप्लीट किए। तो अब तक हम सारी चीज़ों को ग्रुप में लेके चल रहे हैं और सीक्वेंस में सारे के सारे टॉपिक हमने यहाँ कंप्लीट किए हैं। सबसे पहले आपने वर्णमाला, फिर संधि, उपसर्ग, प्रत्यय, जो भी अब तक आपने पढ़ लिया उसके बारे में चर्चा कर देते हैं एक बार, ताकि आप लोगों की दुविधाएं दूर हो। एक है आपका ग्रुप नंबर 1। ग्रुप नंबर 1 के अंतर्गत जो टॉपिक आपने पढ़े वो ग्रुप नंबर 1 के अंदर टॉपिक थे आपके वर्णमाला। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। वो सारी क्लासें आपको अटेंड करनी है जितनी भी आपके इसमें शो हो रही है। इसके बाद में आपने संधि, ठीक है, ये डेमो क्लास थी, आपको डेमो के रूप में दी गई। ठीक है, संधि। इसके बाद में यहाँ पे आपने उपसर्ग के बारे में जाना। चौथा टॉपिक इसमें आपने प्रत्यय पढ़ा। इसके बाद में पांचवा टॉपिक आपने वर्तनी। ये 5 टॉपिक आपके थे ग्रुप नंबर 1 के। इसके बाद बात करते हैं ग्रुप नंबर 2। ग्रुप नंबर 2 के अंतर्गत आपने यहाँ पे शब्द के भेद ग्रुप नंबर 2 के अंदर हमने लिए थे। शब्द के भेद, और शब्द के होते हैं 4 भेद, और चारों आप कंप्लीट कर चुके हैं पिछली क्लास तक। ठीक है, इसमें से जो टॉपिक आपने लिए, बहुत बड़ा रोल होता है आपके सब एग्जाम में इसका, शब्द के भेद का। तो ऐसा कोई टीचिंग का एग्जाम नहीं है जहां से यहाँ से क्वेश्चन ना आए। आपने तत्सम और तद्भव के बारे में पढ़ा, तत्सम तद्भव शब्द। ठीक है जी। इसके बाद आपने देशी विदेशी संकर शब्द, देशी विदेशी और संकर शब्दों के बारे में जाना। ठीक है, चीजें जरूरी हैं ताकि हमने जितना भी पढ़े कम से कम वो तो कंप्लीट हो। ज्यादा पढ़ने के चक्कर में नहीं रहना है आपको। इसके बाद आपने यहाँ पे रूढ़ यौगिक, रूढ़ यौगिक और योग रूढ़, रूढ़ यौगिक और योग रूढ़ शब्द के बारे में आपने पढ़ा। इसके बाद में फिर आपने यहाँ पर संज्ञा, इसी में लिख देता हूं मैं, संज्ञा सर्वनाम विशेषण, संज्ञा सर्वनाम विशेषण और क्रिया शब्दों के बारे में जाना। हर तरह के क्वेश्चंस की वैरायटी आपने समझी। और इसके बाद में आपने यहाँ अव्यय, जो अविकारी शब्द होते हैं, निपात शब्दों के बारे में आपने डिटेल में इन तमाम चीजों को समझा है। इसके बाद छठा टॉपिक आपका जो है यहाँ पे कराया गया शब्दावली। क्या है? शब्दावली। और इस शब्दावली के अंदर आपने विलोम शब्द, विलोम शब्द, विलोम पर्यायवाची, विलोम शब्द पर्यायवाची। इसके बाद में यहाँ पे अनेकार्थी, अनेकार्थी, वाक्यांश के लिए एक शब्द, वाक्यांश के लिए अर्थात अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, एक शब्द। और इसके बाद श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, श्रुत सम, श्रुत सम भिन्नार्थक शब्द। ये सारी की सारी चीजें आपने अब तक के तमाम क्लासों में कंप्लीट कर लिया है। अगर आप मेरी बात से एग्री करते हो और जो मैं समझाना चाहता हूँ वो चीजें समझ गए हो तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए। ये चीजें अब तक आपने पढ़ी। हालांकि शब्दावली अपने आप में एक अलग ग्रुप है, मैं उसको तीसरा ग्रुप भी बनाता हूँ, लेकिन चूंकि मैंने शब्द के भेद लिख दिए हैं 4, तो शब्द के एक भेदों में तो हमारे ये आते हैं। ये शब्द का पहला भेद हो गया, ये शब्द का दूसरा भेद हो गया, ये शब्द का तीसरा भेद हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, ये तीसरा भेद हो गया। और ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये शब्द का क्या हो गया? चौथा भेद हो गया। क्लियर? तो यहाँ तक अब तक ये टॉपिक आपने किए हैं। तो 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, इसके बाद 20, 21, 22, 23 और एक 24। इन 24 टॉपिक में से
आपके बहुत सारे क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेंगे। इसके लिए आप दो चीजों की मदद लोगे। प्रैक्टिस के लिए एक तो यूट्यूब चैनल है हिंदी बाई अरुण सर, जहाँ पे मैं तमाम टॉपिक वाइज पूरी हिंदी को 2 बार करा चुका हूँ। जितने भी टॉपिक आपने पढ़ लिए हैं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि अगर आप हिंदी में अच्छा परफॉर्मेंस करना चाहते हो तो आप इन्हीं तमाम टॉपिक को, जो हमने 24 टॉपिक कंप्लीट किए हैं, तो 2 बार जो मैं हिंदी को करा चुका हूँ हिंदी भाई और सर चैनल पर, वहां से आप प्रैक्टिस कीजिए। उससे बढ़िया क्वेश्चन, उससे बढ़िया प्रैक्टिस का आपका प्यार दोस्तों आपको ध्यान रखना है, कहीं हो ही नहीं सकती है। उसका रीजन ये है कि वहाँ खुद टीचर आपको सॉल्यूशन बता रहे हैं, चारों ऑप्शन पे चर्चा कर रहे हैं, एक ही टॉपिक से जितने क्वेश्चन बन सकते थे सारी क्वेश्चंस की वैरायटी आपके सामने लाई गई है। इसके अलावा मैं मॉक टेस्ट कंटिन्यू ले रहा हूं और उन मॉक टेस्ट पे थोड़ा सा आपको जरूर फोकस करना है। अभी 8 बजे आपकी हिंदी बाई सर चैनल पे क्लास होती है, तो वहाँ जो मॉक टेस्ट है जिसमें मैं 40 क्वेश्चन लेके आता हूँ, वो भी मिक्स क्वेश्चन है। जहाँ आपने 24 टॉपिक पढ़ लिए हो तो इन 24 टॉपिक के क्वेश्चन आपको गलत नहीं करने चाहिए, क्योंकि आपने इसका पूरा कंटेंट समझ लिया। अब उनकी जो पीडीएफ है जिसके अंदर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं, या जो क्लास नोट्स की पीडीएफ है, या पूरी बुकलेट है, तो मुझे नहीं लग रहा है कि आपको उनकी ज्यादा आवश्यकता है। अगर है तो वे मैं अपलोड आपको करा दूंगा। ठीक है, आप नोट्स वाली कैटेगरी में जाइए। नोट्स वाली कैटेगरी में जाके जब आप खुद खोल के देखोगे तो वहां आपको बहुत सारी पीडीएफ नजर आएगी। अगर बाई चांस आप में से किसी के बैच में वे शो नहीं हो रही है टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से, कोशिश रहेगी कि टेक्निकल टीम को, क्योंकि मैं आज ही ऑफिस में हूँ, टेक्निकल टीम को मैं बोल के वे सारी चीजें अपडेट आपको करवा दूंगा। ठीक है, अरविंद को सभी पीडीएफ चाहिए, क्योंकि पोते पोतियों को भी जो है ना उन्हीं पीडीएफ से पढ़ाना है। क्योंकि यह समस्या यही है आपको, जब हमने कहा कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है जिसको, मैं ये कह रहा हूँ उसको कहीं भी प्रैक्टिस करने की, पीडीएफ क्लास नोट्स बनाने की, किसी के क्लास नोट्स पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। वो तो उन लोगों के लिए है जिनके यहाँ लाइव क्लास अटेंड जिन्होंने नहीं की थी। ठीक है, यहाँ कॉन्सेप्ट उन लोगों के कंप्लीट नहीं हुए हैं, वो आप 50-60% 65% चीजों को समझ पाए, बाकी 35 में अभी कंफ्यूजन चल रहा है। उनको चाहिए वो पीडीएफ, उनको चाहिए यूट्यूब की क्लास, उनके चाहिए वो मॉक टेस्ट। लेकिन जिसको क्लियर है उससे कुछ भी पूछ ले वो बताएगा, क्योंकि हमने कोई भी कॉन्सेप्ट ऐसा छोड़ा ही नहीं जहां से क्वेश्चन बने और वो हमने इसमें ना पढ़ाया हो। तो यहां तक ये ग्रुप आपके कंप्लीट हो चुके हैं, सीक्वेंस में चीजें चल रही है। अब बात करते हैं ग्रुप नंबर, ठीक है, 4 की, क्योंकि तीसरा जो ग्रुप है ना वो ये है, मैंने यहीं पे लिख दिया जानबूझ के। ये जो शब्दावली वाला ग्रुप है ना, ये ग्रुप नंबर आपका 3 है। मैं इसका नाम क्या रखा है, शब्दावली, जिसके अंदर आपको विलोमपद, पर्यायवाची, अनेकार्थी, वाक्यांश के लिए एक शब्द, श्रुति संभिन्नार्थक शब्द, और ये वर्तनी, शाब्दिक अर्थ भी इसी के अंदर है। इन शब्दों के शब्दार्थ भी पूछ लिया ना आपसे। शाब्दिक अर्थ मतलब कोई अलग टॉपिक नहीं है, इन्हीं पर्यायवाची विलोम शब्द के, अनेकार्थी शब्दों के आपसे अर्थ पूछेगा। तो शाब्दिक अर्थ भी आपका क्या है, यही वाला टॉपिक है। तो ये ग्रुप नंबर 3 है, ये 2 है, ये आपका 1 है। चौथे पे आ जाइए, ग्रुप नंबर 4। ग्रुप नंबर 4 में जो आप टॉपिक पढ़ोगे वो टॉपिक कौन कौन से हैं? एक तो ग्रुप नंबर 4 में आप पढ़ोगे यहाँ पे विराम चिन्ह, क्या पढ़ोगे, विराम चिन्ह। दूसरा पढ़ोगे आप यहाँ पे समास। इसके बाद पढ़ोगे आप कारक, ठीक है। इसके बाद पढ़ोगे आप लिंग और वचन, और इसके बाद पढ़ोगे यहाँ आप मुहावरे, लोकोक्ति और कहावतें। अब चलेंगे आपके ये ग्रुप, ये टॉपिक चलेंगे आपके, यहाँ से भी क्वेश्चन आएगा। अगर आप इस तरह से ग्रुप में चीजों को डिवाइड करके आगे बढ़ो और हर ग्रुप से आप क्वेश्चनों को ढंग से तैयार करो, तो आप सारे क्वेश्चन सही करके आएंगे। सर बिहार टीचर के लिए अलग से, हाँ, बिहार टीचर के लिए आपको ध्यान रखना है, जो ये आपके 75 जो क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, पेपर फर्स्ट में आपको ध्यान रखना है। आपके 2 पेपर होंगे,
पेपर फर्स्ट की अगर मैं बात करता हूँ उसमें 75 क्वेश्चन आपके हिंदी के हैं, ठीक है, बाकी 25 क्वेश्चन आपके अंग्रेजी के हैं। तो वे जो मैं रणनीति की क्लास बनाता हूँ उनको सुन लिया करो, उनसे आपको अपनी सही तरीके से नॉलेज आपको होगी कि किस तरीके से भर्ती हुआ जाता है। और ये क्वेश्चन किसके हैं? हिंदी के। तो 75 मार्क्स, 75 क्वेश्चन तो हो जाएंगे आपके इसी से। इसके लिए कोई अलग से एफर्ट्स लगाने की, बैच लेने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आप टीजीटी की तैयारी कर रहे हो, टीजीटी या पीजीटी की तैयारी कर रहे हो, तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा। यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए जो स्पेशल बैच आते हैं इनके पर्पज से, तो वो बैच आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे ही वहाँ सब्जेक्ट की डिटेल में जानकारी आपको होती है जो ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का है, ठीक है। तो ये क्या है आपके, ये ग्रुप है आपका ग्रुप नंबर 4। अब ग्रुप नंबर 4 में आज बारी किसकी है? विराम चिन्ह की है। तो आज का काम शुरू करते हैं, ठीक है। बहुत चीजें आपको समझा दी क्योंकि कमेंट आपके उस तरह के थे आज, ठीक है। विराम चिन्ह ग्रुप के हिसाब से पढ़ेंगे, सब कुछ को काबू में कर लेंगे। विराम चिन्ह, विराम का अर्थ होता है, विराम का अर्थ, विराम का अर्थ होता है ठहराव, आराम और विश्राम, रुकना। ये किसका अर्थ होता है? विराम का। इसके बाद चिन्ह, चिन्ह का अर्थ, चिन्ह का अर्थ होता है प्रतीक, चिन्ह का अर्थ होता है निशान, चिन्ह का अर्थ होता है संकेत, और चिन्ह का अर्थ होता है पहचान। चिन्ह का अर्थ क्या है? ठीक है, यहाँ पे लिख लेता हूँ पहचान और यहाँ लिख लेता हूँ संकेत। क्लियर? तो जो ठहराव का प्रतीक हो उसको क्या कहते हैं? उसको विराम चिन्ह कहते हैं। जो आराम के लिए हम निशान लगाते हैं तो उसको विराम चिन्ह कहते हैं। जो हमें विश्राम की पहचान कराए उसको हम विराम चिन्ह कहते हैं। जो रुकने का संकेत दें उसको हम विराम चिन्ह कहते हैं। तो ये शाब्दिक अर्थ हो गया। अब विराम चिन्ह की परिभाषा क्या होगी? क्या है परिभाषा? जहां जब हम बोलते हैं या वाचन करते हैं या उच्चारण करते हैं, वाचन करते हैं, वाचन करते हैं, तो उच्चारण के दौरान, तो उच्चारण के दौरान, उच्चारण के दौरान हम, उच्चारण के दौरान हम जहां थोड़ा या ज्यादा, जहां थोड़ा या ज्यादा ठहराव व ठहराव या रुकते हैं, थोड़ा या ज्यादा रुकते हैं, रुकते हैं, तो लिखते समय, तो लिखते समय, तो लिखते समय, तो लिखते समय उनके स्थान पर, लिखते समय, लिखते समय ठहराव या आराम के, ठहराव या आराम के स्थान पर, आराम के स्थान पर जो चिन्ह, जो चिन्ह लगाए जाते हैं, जो चिन्ह लगाए जाते हैं उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। लगाए जाते हैं उन्हें, उन्हें विराम चिन्ह,
जो चिन्ह लगाए जाते हैं उन्हें विराम चिन्ह कहा जाता है। यानी कि बोलते समय जब हम थोड़ा कम रुक रहे हैं, लिखते समय उनके स्थान पे जो हम चिन्ह लगाएंगे वो क्या कहलाएंगे? विराम चिन्ह। जैसे रोको, मत जाने दो, रोको, मत जाने दो। तो हमने सेम शब्दों का प्रयोग किया, अलग अलग जगह विराम चिन्ह लगाया। जी जी, हाँ बिल्कुल। बीपीएससी का जो हम प्राइमरी बैच लेके आए हैं उसमें भी हम यही करेंगे। हालांकि आपको हिंदी के लिए बैच लेने की आवश्यकता नहीं है अगर आप दूसरा सब्जेक्ट लोगे, क्योंकि हिंदी आपकी यहीं से कवर हो जाएगी। ठीक है। टीचिंग के जितने भी एग्जाम हैं, जो जर्नल हिंदी आती है, जहाँ जैसे प्यारे दोस्तों DSSS में 20 क्वेश्चन हैं, NVS में 30 क्वेश्चन हैं, KVS में 10 क्वेश्चन हैं, PRT के अंदर 10 और 10 20 क्वेश्चन हैं। ठीक है। सुपर टेट के अंदर 20 क्वेश्चन हैं। सी टेट के अंदर ग्रामर के या बाकी सारे मिला के 30 क्वेश्चन आते हैं। यूपी टेट के अंदर 30 आते हैं। बिहार टेट के अंदर 30 आते हैं। इसके बाद 75 नंबर आपके बीपीएससी के एग्जाम में आ रहे हैं, PRT TGT PGT में। ठीक है। अगर आप सब्जेक्ट ले रहे हैं तो 175 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आपको TGT PGT के लेवल पे तो अलग बैच लेना पड़ेगा UGC नेट का, लेकिन बाकी जो जर्नल हैं उन सब के लिए आपको अलग से कोई ज्यादा एफर्ट्स लगाने की जरूरत नहीं है, बशर्ते आप यहाँ पे काम करो और यूट्यूब पे इनकी प्रैक्टिस करो। तो रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, आपको ये ध्यान रखना है। मैंने सेम शब्द लिए, लेकिन मैंने जो ये अल्प विराम का चिन्ह लगाया, इससे दोनों का भाव अलग अलग हो गया। दोनों का भाव क्या हो गया? अलग। यहाँ तो क्या रोको मत जाने दो, इसको छोड़ दो, जाने दो। और यहाँ क्या कह रहा है? रोको मत जाने दो। तो यहाँ ये आपको ध्यान रखना है, रोको अर्थात इसके पकड़ के रखो, इसको छोड़ना नहीं है। तो यहाँ पकड़ के रखो, छोड़ना नहीं है। और यहाँ क्या है? इसको छोड़ दो, जाने दो, इसको रोक के मत रखो। तो अब अंदाजा आपने लगा लिया होगा कि विराम चिन्ह का अपना खुद का कोई मीनिंग नहीं होता है, लेकिन जहां हम इसका प्रयोग करते हैं ये इसके अर्थ को बदल देता है, सेंटेंस के शब्दों को, भावों को परिवर्तित कर देता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो में अलग अलग जगह पर विराम चिन्ह का प्रयोग करने पर यहाँ पे प्यारे दोस्तों इसका भाव ही चेंज हो गया। इसलिए विराम चिन्हों का प्रयोग आपको सोच समझ के करना चाहिए, क्योंकि ये भावों को, अर्थों को परिवर्तित कर देते हैं। चलो जी, अब आगे देखिए ये विराम चिन्ह कौन कौन से होते हैं। एक होता है हमारा यहाँ पे अल्प विराम। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार विराम चिन्हों की जो संख्या होती है वो 20 होती है, ये आपको ध्यान रखना है। अरुण सर के अनुसार जो विराम चिन्हों की संख्या है वो 25 है। तो यहाँ पहला स्टेटमेंट बना हमारा कामता प्रसाद, कामता प्रसाद गुरु, ये कौन थे? हिंदी के व्या कामता प्रसाद गुरु के, कामता प्रसाद गुरु के अनुसार विराम चिन्ह की संख्या, कामता प्रसाद गुरु के अनुसार विराम चिन्ह की संख्या कितनी है? 20 पूछे जाते हैं ऐसे कई बार क्वेश्चंस। तो 20 विराम चिन्ह होंगे। ठीक है जी। दूसरा यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, हालांकि आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, ठीक है, क्योंकि मैं अभी उस लायक बना नहीं हूँ, लेकिन आने वाले 5-7 सालों में चीजें
आ जाएगी मेरे हाथ में। अरुण सर के अनुसार, अरुण सर के अनुसार विराम चिन्ह कितने होते हैं? 25, 25 होते हैं। तो हम यहाँ 25 विराम चिन्हों को पढ़ेंगे। ठीक है, अब वो दे दे कि कामता प्रसाद गुरु के अनुसार बताइए या फिर वो कुल विराम चिन्ह बताइए, तो आपको राइट आंसर क्या लगाना है? 20 ही लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पे एक विराम चिन्ह होता है हमारा, पहला विराम चिन्ह है अल्प विराम। क्या है? अल्प विराम है। इसके बाद में दूसरा होता है हमारा एक अर्ध विराम। क्या होता है? अर्ध विराम। जिस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं उसी के हिसाब से लेके हम टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। इसके बाद एक होता है हमारा अपूर्ण विराम, अपूर्ण विराम, और इसी को क्या कहते हैं हम? उप विराम भी कहते हैं। इसको क्या कहेंगे? उप विराम चिन्ह। क्या बोलेंगे इसको? उप विराम चिन्ह। फोर्थ क्या होता है? पूर्ण विराम। फोर्थ क्या होता है हमारा? पूर्ण विराम। इसके बाद में एक होता है हमारा योजक चिन्ह, जिसे हाइपन भी बोलते हैं, योजक चिन्ह। अब आपसे जो क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं वो ये होते हैं, वो ये देगा और आपसे 4 ऑप्शन दे देगा कि ये बताइए किससे संबंधित है, तो आप कहोगे अल्प विराम। क्लियर? तो देखो जी, मैं आज घर से क्लास नहीं ले रहा हूँ, मैं ऑफिस से क्लास ले रहा हूँ। अगर यहाँ भी बफरिंग है तो देखो मेरे हाथ में कुछ नहीं है। ठीक है, क्योंकि आपकी वजह से ही मैं आज ऑफिस में आया हूँ ग्रेटर नोएडा से दिल्ली आपकी क्लास लेने के लिए। और मैं कितना एफर्ट्स आप लोगों के लिए कर रहा हूँ वो ना तो शो होता है ना दिखता है, वो महसूस करना पड़ेगा आपको। क्योंकि एक टीचर जो कंटिन्यू क्लास में हो वो भी चाहता है कि वो जो मेहनत कर रहे हैं कि वो बच्चों के काम आए, चीज़ें डिस्टर्ब ना हो। तो इंसान के जितने भी हाथ में होती हैं वो कोशिश ये करता है कि वो हमेशा चीज़ें सक्सेस जाए। लेकिन कई बार हम टेक्नोलॉजी पे अर्थात तकनीकी पे डिपेंड होते हैं और वो चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती। आपने ऑनलाइन क्लासें ली है तो स्वाभाविक बात है इसमें हमें और आपको जोड़ने का माध्यम नेट है। अगर नेट ही नहीं होगा तो फिर हम उसमें थोड़ी सी दिक्कत महसूस करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलो जी, घर पे भी मैंने एक नहीं बल्कि 2 आपके लोगों के कमेंट के चलते, क्योंकि आप लोग थोड़ा एडजस्ट करते नहीं हैं। जब आदमी को दिक्कत होती है 2 दिन क्लास ऑफ हो जाए तो आप टीचर की जान लेने पे उतारू हो जाते हैं। क्योंकि टीचर मशीन नहीं है, टीचर लोह पुरुष नहीं है। लोह पुरुष तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है, तो टीचर इंसान है आपकी तरह का। जैसे आपको खांसी जुकाम हो जाता है, फीवर होता है, ऐसे ही कभी कभी टीचरों को भी होता होगा। ठीक है, जैसे आपको बहुत ज़्यादा अर्जेंट कोई काम आ जाता है, इमरजेंसी आ जाती है, ऐसे टीचरों को भी कई बार इमरजेंसी आ जाती होगी। ठीक है, ऐसे टीचर भी कई बार जो है खुश नहीं होता होगा, तो उस तरीके से उस लेवल पे आके नहीं पढ़ा रहा होता। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप टीचरों को गलियाना शुरू नहीं करोगे। ठीक है, गलियाना मतलब उसको गाली नहीं दोगे। लाइफ में आपको भी आगे टीचर ही बनना है, तो स्थिति हमेशा आपके अनुकूल नहीं होगी, बल्कि अनुकूल बनानी पड़ती है। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा तमाम बच्चे जो थोड़ा सा तो दिक्कत हो, रुक जाए 1-2 सेकंड के लिए और दे दनादन अपना कमेंट करना शुरू कर देते हैं। तो इससे क्या है कि आपको एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम है। भाई बफरिंग हो रही है, देखो मेरे हाथ में कुछ नहीं है, आप भी नहीं कुछ कर सकते, टेक्निकल टीम में नहीं कर सकते। ठीक, तो इसलिए थोड़ा सा सब्र करो। आप इधर चीज होती नहीं है, दे दनादन आप। मुझे लग रहा है कि भगवान करे आपको टीचर बना दे 2023-24 में। बाई चांस अगर आपको मौका मिला ना तो आपको टाइपिस्ट रखूंगा मैं। ठीक है, तो सैलरी तो आपको 50-60 हजार नहीं दे पाएंगे, लेकिन 30 हजार तक तो देंगे, क्योंकि टाइपिंग आपकी जबरदस्त है। कुछ चीज होती नहीं और उसके बाद दे दनादन दे, ये तो आपके गजब चलते हैं। ठीक है, हम पढ़ भी नहीं पाते, इतने सारे कमेंट। ठीक है, चलो, अगर आप ऑफलाइन में होते तो आपकी क्लास बंद करवा के घर वालों से बात करके आपको अभी टाइपिंग की नौकरी दे देते हैं हम। ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ 30-40 टाइपिस्ट काम कर रहे हैं, हमें और 10-15 की और जरूरत है। ठीक है, तो थोड़ा सा रुका करो यार। ठीक, हाँ बिल्कुल देंगे, साहित्य के नोट्स दे दो। ठीक, ओके, चलो जी, थैंक यू, आगे बढ़ो। तो यहाँ पे जो बेसिक पर्सन है, एक तो ये थे, मैंने आपको बताया कि इसमें क्वेश्चंस क्या था हमारा,
विराम का अर्थ क्या होता है, चिन्ह का अर्थ क्या होता है, परिभाषा क्या होती है। 3 क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन आपका ये है, कामता प्रसाद के अनुसार कुल विराम चिन्हों की संख्या। फिर इसको दे के इनको पूछ लेगा, इसको दे के इनको पूछ लेगा, अल्प विराम का चिन्ह बताइए। फिर यहाँ पे 4 ऑप्शन देगा वो इस तरीके से, अपूर्ण विराम का बताइए, ये देगा, पूर्ण विराम का बताइए, ये 4 ऑप्शन देगा, और पूछेगा अर्ध विराम का चिन्ह बताइए, इनमें से कौन सा है। ठीक है, ये आपको ध्यान, अर्ध विराम का चिन्ह बताइए, ये क्या है आपका, ठीक है, ये वाला। तो इनको दे के ये 4 ऑप्शन हो सकते हैं, इसको दे के ये 4 ऑप्शन हो सकते हैं। ठीक है, इसके बाद योजक चिन्ह क्या है आपका, ये वाला योजक चिन्ह है, ये वाला क्या है आपका योजक चिन्ह है। तो पहले में ये इन चिन्ह और चिन्हों के नाम वाला जो क्वेश्चन है उसको आपका तैयार करा रहा हूं, फिर डिटेल में पढ़ेंगे हम एक एक करके, केवल विराम चिन्हों में हमें यही नहीं पढ़ना है, फिर डिटेल में पढ़ेंगे। इसके बाद यहाँ पे एक आता है हमारा निर्देश चिन्ह, क्या है, निर्देश या निर्देशन चिन्ह, निर्देश या निर्देशन चिन्ह। इसके बाद में विवरण चिन्ह, विवरण चिन्ह। इसके बाद लांघव चिन्ह, क्या है, लांघव चिन्ह। इसके बाद लोप चिन्ह, क्या है, लोप चिन्ह। इसके बाद आवर्ती चिन्ह, क्या है, आवर्ती चिन्ह। अब इसमें कौन कौन से चिन्ह होते हैं ये देखिए। निर्देश चिन्ह या निर्देशन चिन्ह जो होता है, निर्देश या निर्देशन जो चिन्ह होता है वो एक ये बड़ी रेखा होती है जो योजक चिन्ह से डबल होती है। योजक चिन्ह का काम कहाँ कहाँ होता है, क्या प्रयोग होता है, उसके बारे में भी बताएंगे। तो योजक चिन्ह आपका ये होगा, और इससे जो डबल होगा वो कहलाता है निर्देश। कई बार हम तीर का निशान दे के भी प्रयोग करते हैं, कई बार हम हैज का प्रयोग भी कर लेते हैं, कई बार एट द रेट का भी प्रयोग कर लेते हैं, कई बार 1 2 3 का भी प्रयोग कर लेते हैं, कै खे गै का भी प्रयोग कर लेते हैं, ABCD का भी प्रयोग हम डायरेक्शन या निर्देश देने के लिए कर लेते हैं। ठीक है, नहीं इंग्लिश क्वालिफाई करना जरूरी नहीं है BPSC के एग्जाम में, बिहार शिक्षक में दोनों में 30% लाना जरूरी है। 100 नंबर का आपका भाषा का एक पेपर होगा जिसमें 2 भाषाएं होगी, एक आपकी इंग्लिश है कंपलसरी, वो लेनी ही है आपको, दूसरी हिंदी, इसके साथ उर्दू और बांग्ला, इन तीनों में से कोई एक लेनी है। जैसे कि आप हिंदी लोगे तो इंग्लिश और हिंदी आ गई, हिंदी आपका है 75, इंग्लिश है आपका 25, तो दोनों में ही मिला के आपको 30 क्वेश्चन 100 में से सही करने हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है, वो भी 1/4 नेगेटिव मार्किंग। अब इतना आसान नहीं है, इस चीज को आप समझने की कोशिश करो। मान के चलो अगर 1/4 नेगेटिव मार्किंग रखी है तब तो ठीक है, अगर उन्होंने 1/3 रख दी या 50 रख दी, जैसे कि BPSC आमतौर पे करती है, अगर 1/3 नेगेटिव मार्किंग रख दी और 100 क्वेश्चन में से 30 क्वेश्चंस करना कंपलसरी हो, अर्थात ये क्वालिफाई करना जरूरी हो, तो आप जब 1/3 नेगेटिव मार्किंग हो तो आप प्यारे दोस्तों वहां क्वेश्चन अटेम्प्ट कितने करोगे, 80, 20 तो आप पहले ही छोड़ रहे हो, क्योंकि आपको आते ही नहीं है। इंग्लिश हिंदी के आते हैं तो इंग्लिश के नहीं आते, इंग्लिश थोड़ी बहुत ठीक है तो हिंदी नहीं आती, तो 20 तो आप पहले ही छोड़ रहे हो। अब इसमें से आप 80 में से कम करोगे, यहाँ पे 10 गलत करोगे, फिर नेगेटिव मार्किंग के चलते 10 आपके उड़ जाते रहे, तो बच गए आपके कितने, 10 आपने गलत किए तो बच गए 70, यहाँ 10 आपने वैसे गलत किए, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, 60 में से 30 सही करने हैं। लॉजिक समझो क्या है, ठीक। टोटल जो क्वेश्चन है 100 है, वो 1/3 नेगेटिव मार्किंग कर दी या 1/2 कर दी, तो वहां जब 1/3 नेगेटिव मार्किंग है तो आप 100 के 100 अटैम्प्ट नहीं करोगे, आप अटैम्प्ट कितने करके आओगे, 80, 20 पहले ही छोड़ दिए, इस 80 में से 10 गलत कर दिए, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, 10 तो वे गलत हुए ही, बाकी नेगेटिव मार्किंग के चलते फिर आपने 10 गलत कर दिए, तो बच गए आपके 60 में से 30 लाना आपका काम है, जहां अंग्रेजी और हिंदी दोनों लैंग्वेज हो। ठीक है, चलो जी, ये तो था उन लोगों के लिए
जिनको टेंशन हो रही है बिहार शिक्षक की। ठीक है, अब बिहार वाले एक्टिव हो गए वैकेंसी के आते ही। तो विवरण चिन्ह बताइए क्या होता है। विवरण चिन्ह होता है ये वाला, दो पहले बिंदी लगाएंगे, फिर यहाँ डैश का चिन्ह लगाएंगे। जो आप पता में नोट्स में लिखते हो, ये विवरण चिन्ह होता है, जहाँ चीजों को डिटेल में ना बता के संक्षेप में बताना होता है। लांघव चिन्ह, जब लांग जाते हैं, जैसे डॉक्टर हम लिखते हैं, ये वाला है। प्रोफेसर लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं ना हम। उत्तर प्रदेश लिखते हैं, ऐसे उत्तर और प्रदेश। तो ये जो है हमारा क्या है, लांघव चिन्ह। ठीक है, लोप चिन्ह क्या होता है, 3 क्रॉस के चिन्ह होते हैं। किसी को गाली देने का मन कर रहा है तो वहां हम क्या करेंगे, गाली नहीं लिखेंगे, वहां पे है तू है। अब सामने वाला अपने आप समझेगा तू क्या है। ठीक है, तो यहाँ हम क्या लगा देंगे, लोप का चिन्ह लगा। तू बेईमान है, तू कुत्ता है, तू कमीना है, तू चोर है, तू झूठा है, तो वो अपने आप समझेगा जो भी है, आपको नहीं लिखना है। तो पहले लेटर लिखे जाते थे, आजकल तो लेटर नहीं है। पहले लोग प्रेम से जुड़ते थे, ठीक है, तो लेटरों के माध्यम से। तो वहां पे बहुत सारी चीज ऐसी थी कि पढ़ने वाला अपने आप ही समझ लेता है कि सामने वाला कहना क्या चाहता है। तो लोप चिन्ह का प्रयोग हम अमर्यादित, अश्लील, असभ्य जो शब्द होते हैं उनके लिए करते हैं। अर्थात इसको बिप कहते हैं, इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको, बिप। छिपा लेते हैं हम शब्द को। आवर्ती जो चिन्ह होता है वो होता है ये वाला। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, आवर्ती चिन्ह कहते हैं। कोई शब्द है अपने आप को हम रिपीट कर रहे हैं तो वो क्या कहलाता है, आवर्ती चिन्ह कहलाता है। तो ये चिन्ह कौन से थे हमारे, आवर्ती चिन्ह। अभी हम एक ही क्वेश्चन की तैयारी कर रहे हैं, इससे सेंटेंस से बनने वाले, स्टेटमेंट से बनने वाले क्वेश्चनों को हम बाद में देखेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये क्या है हमारे, इसको दे के ये पूछेगा, इनको दे के ये पूछेगा। तो 10 हमने कर लिए। इसके बाद आ जाते हैं 11वें पे। 11वां क्या है हमारा, अवतरण चिन्ह। अवतरण चिन्ह, अवतरण चिन्ह का ही दूसरा नाम क्या होता है, उद्धरण चिन्ह होता है। क्या इसी को क्या बोलेंगे, उद्धरण चिन्ह। अवतरण चिन्ह और उद्धरण चिन्ह। इसके बाद में फिर एक होता है 12वां, इसको बोलते हैं हम हंसपद, कागपद, त्रुटिपद, त्रुटिपद, विस्मरण, भूल सुधार, विस्मरण चिन्ह, विस्मरण चिन्ह बोलेंगे। इसी को बोलेंगे भूल सुधार। क्या बोलेंगे, भूल सुधार चिन्ह, भूल सुधार चिन्ह बोलेंगे। ठीक है, इसके बाद एक चिन्ह होता है हमारा यहाँ कोष्टक चिन्ह। कोष्टक चिन्ह क्या होगा, कोष्टक चिन्ह। ठीक है, इसके बाद तुल्यता चिन्ह। क्या होता है, तुल्यता चिन्ह, कोष्टक चिन्ह, तुल्यता चिन्ह। इतिश्री, इतिश्री या इतिश्री या समाप्ति चिन्ह, इतिश्री या समाप्ति चिन्ह। तो मैं 5-5 का करके आपको सिखा रहा हूं। अवतरण चिन्ह 2 होते हैं, एक होता है दुकरा। ये जो 2 हमने दे दिए इसको क्या बोलेंगे, दुकरा बोलेंगे इसको। और एक होता है इकरा, इसको क्या बोलेंगे, इकरा चिन्ह बोलेंगे। ये जो 1 देते हैं हम सेंटेंस के ऊपर, ये इकरा कहलाता है। जो 2 देते हैं तो ये क्या कहलाता है, दुकरा। तो अवतरण का मतलब होता है जो उतारा गया हो। अवतरण का मतलब क्या होता है, जो दूसरी जगह से कोई पंक्ति उतारी गई हो वो अवतरण। जो हमने उदाहरण एग्जाम्पल के रूप में कोई पंक्ति प्रयोग में लाए हैं तो उसको बोलते हैं उद्धरण चिन्ह। तो वहां जो दूसरे की पंक्ति होती है उसको तो हम इन 2 में बंद कर लेते हैं, और जो हमारी खुद की पंक्ति होती है तो उसको हम यहाँ 1 में बंद कर लेते हैं। हंसपद, कागपद, त्रुटिपद, विस्मरण चिन्ह, भूल सुधार, हम कहते हैं इस वाले चिन्ह को। तो ये वाला जो चिन्ह होता है, कई बार आप क्या गलते हो, इसमें ये वी या ये वाला आप देते हो, ये कोई चिन्ह होता ही नहीं है। हिंदी में ये लेमड़े की आकृति का एक चिन्ह होता है,
जहां कोई शब्द गलत हो गया, वर्तनी गलत हो गई, सेंटेंस में शब्द छूट गया, तो पूरे सेंटेंस को बिना काटे आपको वो शब्द लिखना होता है। तो ये चिन्ह आप लगाओगे। ठीक है, तो जैसे राजा दशरथ के, ठीक है, 4 पुत्र थे, तो वो जो पुत्र है वो छूट गया। ठीक है, तो यहाँ पे आप वो लगा के नीचे लिख दोगे पुत्र, ऊपर लगाओगे तो ऊपर आपको लिखना है। इसके बाद है कोष्टक चिन्ह। इस वाले को हम क्या कहते हैं? कोष्टक कहते हैं। छोटी डिजिट छोटा कोष्टक, बड़ी डिजिट बड़ा कोष्टक। इन 2 कोष्टकों का प्रयोग ही, छोटा है ए तो छोटा कोष्टक लगाओगे, बड़ा ए लिखा है कैपिटल में तो बड़ा कोष्टक लगाओगे। मंझले कोष्टक का प्रयोग यहाँ हिंदी में अंदर नहीं होता है। मंझले कोष्टक का प्रयोग हिंदी के अंतर्गत नहीं किया जाता है। केवल 2 कोष्टक का प्रयोग होता है, छोटे और बड़े का। तुल्यता चिन्ह बराबर का होता है, शब्दार्थ में हम इसका प्रयोग करते हैं। ये जो चिन्ह होता है बराबर का, इसको हम कहते हैं तुल्यता चिन्ह। इतिश्री चिन्ह जो होता है, एक बड़ी रेखा, फिर उससे छोटी रेखा, फिर सबसे छोटी रेखा, इसको भी हम इतिश्री या समाप्ति चिन्ह कहते हैं। श्री का अर्थ होता है किसी कार्य को आरंभ करना, और इति का मतलब होता है समाप्त करना। तो समाप्त किए गए, आरंभ किए गए कार्य की जो समाप्ति होती है उसके लिए हम इतिश्री कहते हैं। इसी को बोला जाता है समाप्ति चिन्ह। आपको ये ध्यान रखना है, पहले एक बड़ी रेखा होगी, इसके बाद यहाँ छोटी होगी, फिर सबसे छोटी होगी। ये जो चिन्ह होता है ये भी इतिश्री या समाप्ति चिन्ह कहलाती है। कार्य की पूर्ण समाप्ति पर ही हम इसका प्रयोग करते हैं। कार्य की पूर्ण समाप्ति पर ही हम इसका प्रयोग करते हैं। तो ये है हमारे 15। इनके बाद 16वां चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह 17, विषम्य बोधक चिन्ह। विषम्य बोधक चिन्ह, रिक्त स्थान, रिक्त स्थान चिन्ह, रिक्त स्थान, रेखांकित चिन्ह। क्या है? रेखांकित चिन्ह, रेखांकित चिन्ह। इसी चिन्ह को संबोधन चिन्ह भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संबोधन चिन्ह भी कहा जाता है। अर्धचंद चिन्ह, अर्धचंद, अर्धचंद बिंदु चिन्ह। ये आपके 20 विराम चिन्ह हो गए। प्रश्नवाचक चिन्ह, जहां प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग होता है, क्या, कौन, कब, कहाँ, कैसे, कितने, वहां हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। विषम्य बोधक संबोधन चिन्ह हमारा ये होता है। रिक्त स्थान डॉट डॉट होते हैं, नीचे की ओर लगते हैं सेंटेंस में, बीच में नहीं लगते। रेखांकित एक मोटी चमकीली रेखा होती है। अर्धचंद बिंदु का पहले अर्धचंद होगा, बीच में यहाँ बिंदु होगा। हिंदी के तद्भव शब्दों में हम इसका प्रयोग करते हैं। तो ये क्या है? हमारे 20 विराम चिन्ह हैं। इनके अलावा जो और होते हैं उनके बारे में भी आप समझिए। एक होता है अर्धचंद चिन्ह। क्या होता है? अर्धचंद चिन्ह। अर्धचंद चिन्ह 22वां अनुस्वार या अनुनासिक चिन्ह, अनुस्वार चिन्ह। इसके बाद 23वां हलंत चिन्ह। क्या है? हलंत चिन्ह। 24 विसर्ग चिन्ह, विसर्ग चिन्ह। 25 शिरो रेखा,
व अधोरेखा, शिरोरेखा व अधोरेखा चिन्ह, इनका भी हम चिन्हों के रूप में ही प्रयोग करते हैं। यहाँ अर्धचंद जो चिन्ह होता है, अर्धचंद, अर्धचंद केवल ये होता है, अंग्रेजी के शब्दों में इसका प्रयोग होगा। जो अंग्रेजी के शब्द होते हैं जिनको आगत या विदेशी शब्द कहते हैं, जैसे डॉक्टर, ऑक्सीजन, पॉलीथीन, ठीक है, हॉकी, फुटबॉल, वॉलीबॉल, ठीक है, बॉस, ऑफिस। अनुस्वार का प्रयोग संस्कृत के अंदर होता है, हमेशा ये तत्सम शब्दों के बारे में हमें जानकारी देते हैं। अलंत का प्रयोग आड़ी तिरछी रेखा होते हैं, शुद्ध व्यंजन, आधा व्यंजन, स्वर रहित व्यंजन के लिए हम करते हैं। विसर्ग चिन्ह का प्रयोग संस्कृत में होता है, प्रातः में, अतः में, पुनः में हमेशा क्या प्रयोग करते हैं हम, पराय में विसर्ग चिन्ह का प्रयोग। शिरो रेखा जो होता है, ऊपर जो शब्द के ऊपर जो रेखा होती है, ठीक है, वो शिरो रेखा कहलाते हैं। जैसे हमने यहाँ सड़क शब्द लिखा है, तो सड़क के ऊपर जो ये ऊपर लिखे हैं इसको शिरो रेखा कहते हैं। ऐसे ही जैसे हमने यहाँ राजधानी शब्द लिखा है, राजधानी, और आपसे पूछा जा रहा है कि रेखांकित शब्द में अंडरलाइन जो शब्द है, ठीक है, उसको हम अधोरेखा कहते हैं, जो नीचे लिखी होती है संस्कृत में। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये जो नीचे अंडरलाइन हमने खींची है, अध मतलब नीचे, नीचे जो रेखा खींची है, ये कौन सी संज्ञा है, आपसे ये पूछा जा रहा है, रेखांकित शब्द में या अधोरेखा में। तो अधोरेखा क्या होता है, नीचे वाले में उसको हाईलाइट करते हैं, ऊपर जो होती है उसको कहते हैं शिरोरेखा। तो यहाँ पे ये 25 आपके टोटल जो चिन्ह है, जिनका प्रयोग हम अपने सेंटेंसों में या बोलते समय भी हम इनको करते हैं। बोलते समय हमें इनको लगाना नहीं होता है, बल्कि इनके स्थान पे हम थोड़ा बहुत ठहराव लेते हैं, कम और ज्यादा ठहराव लेते हैं, लेकिन लिखते समय हमें इनका प्रयोग करना पड़ता है। तो ये 25 चिन्ह हैं जिनका आपसे परिचय हो गया हो। तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए। बाकी हम डिटेल से पढ़ेंगे इसको, ठीक है, कल वाली क्लास में, कि अल्प विराम का प्रयोग कहाँ होगा, क्या स्टेटमेंट उसकी बनती है, कुछ और चीजें भी अभी चर्चा करेंगे हम। जो भी अगर आपको पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में कंटिन्यू, कोई भी स्टूडेंट आप मैक्सिमम 3 बार ही कमेंट कर सकते हो, उससे ज्यादा कमेंट नहीं करने होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने बीच क्लास में बाकी बच्चों को छोड़ के आपकी बात का जवाब दिया, तो आप कंटिन्यू कमेंट पे कमेंट किए जाओ। यहाँ से क्लास को बंद करने में परमानेंट आपके मैक्सिमम 3 सेकंड लगते हैं। इसीलिए मैंने आपको केवल परमिशन इतनी दी है कि आप एक कमेंट को 3 बार जरूर कीजिए। अगर आप 50 बार करोगे तो मैं 3 सेकंड यूज कर लूंगा अपनी, और आपकी आईडी ब्लॉक हो जाएगी, फिर बंदर की तरह आप कूदना, ठीक है। तो 20 बार आपको पहले भी बता चुके हैं कि चलती हुई क्लासों में मुझे कमेंट सारे लेने होते हैं, सारे में पढ़ता भी हूँ, ताकि मुझे पता चले बच्चे की रिक्वायरमेंट क्या है, लेकिन सारे में पढ़ के आपको नहीं सुना सकता हूँ। तो इसीलिए कोई भी कमेंट करे तो एक ही कमेंट को 3 बार करे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 50 बार कोई कमेंट करेगा तो वो बेहुदापन होता है, जिसको मैं बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं करता हूँ। चलो जी, नहीं, विराम और विसर्ग अलग अलग होते हैं, अलग टॉपिक हैं। जी जी, उपविराम का प्रयोग हम टाइटल के रूप में करते हैं, आपको ये ध्यान रखना है। विसर्ग का जो प्रयोग होता है यहाँ पे, वो बीच में से खाली रहता है। जैसे हम प्रातः में प्रयोग करेंगे, एकदम बिल्कुल नजदीक हम प्रयोग करते हैं यहाँ पे, लेकिन जब हम उपविराम के रूप में प्रयोग कर रहे होते हैं वो अलग है। जैसे हमने यहाँ कहा गदर, और फिर यहाँ हम प्रयोग करेंगे एक प्रेम कथा, गदर एक प्रेम कथा। तो इसको हम जो कह रहे हैं, जो बीच में से कभी भी खाली नहीं रहता, इसको हम उपविराम कह रहे हैं, अपूर्ण विराम कह रहे हैं, जो हमेशा टाइटल अर्थात शीर्षक के साथ प्रयोग होता है। और विसर्ग जो चिन्ह होता है हमारा, वो एक तो वर्ण के एकदम नजदीक होगा, और बीच में से हमेशा क्या रहेगा, खाली रहेगा। बीच में से क्या रहेगा, बीच में से खाली रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर? इसलिए दोनों चिन्ह क्या होते हैं, अलग होते हैं। तो इनका 25 का प्रयोग हम इस तरीके से यहाँ पे करते हैं।
और किसी को कोई दिक्कत? चलो जी, अब आगे बढ़ते हैं। अल्प विराम के बारे में जानकारी लेते हैं कि अल्प विराम क्या है। अल्प विराम, अल्प विराम का चिन्ह हमारा ये होता है। अल्प का अर्थ होता है थोड़ा, और विराम का अर्थ होता है ठहराव। विराम का अर्थ क्या होता है? ठहराव। तो आपको ये ध्यान रखना है, बाकी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। जहां जहां थोड़ा ठहराव लिया जाए वहां अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। समान आधार वाले शब्दों में, समान आधार वाले शब्दों में अल्प विराम का प्रयोग होता है। शब्दों के साथ अल्प विराम चिन्ह प्रयुक्त किया जाता है, अर्थात प्रयोग में लाया जाता है। जैसे मैं बाजार गया, वहां से आलू, टमाटर, मिर्च, प्याज, आलू, टमाटर, मिर्च, प्याज व धनिया, मटर, गोभी, पुदीना, अदरक लेकर आया। तो आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पर किसी भी सेंटेंस में जो समान आधार वाले शब्द होते हैं उनके अंतर्गत हम मैक्सिमम 3 बार ही एक साथ इसका प्रयोग अल्प विराम का कर सकते हैं। मैं बाजार गया, वहां से आलू, टमाटर और मिर्च 1, 2 और 3। अब हम यहाँ प्याज के बाद इसका प्रयोग नहीं कर सकते क्योंकि वो 4 बार हो जाएगा, और लगातार 4 बार प्रयोग करना समान आधार वाले शब्दों में अपने आप में वाक्य की अशुद्धि का कारण बनेगा। इन विराम चिन्हों का प्रयोग 3 जगह होगा। एक तो विराम चिन्ह से खुद क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन सा किसका विराम चिन्ह है, किस नाम से जाना जाता है। दूसरा प्रयोग होगा शुद्ध और अशुद्ध वाक्यों में, क्योंकि विराम चिन्ह की वजह से भी वाक्य में अशुद्धि होती है। और तीसरा प्रयोग होगा कि किस समुच्चयबोधक अव्यय के स्थान पे कौन सा विराम चिन्ह आएगा और किस विराम चिन्ह की जगह हम समुच्चयबोधक अव्यय का प्रयोग कर लेंगे। जी ध्यान ये रहे, जिनको टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट की तैयारी करनी है उनके लिए 25 तारीख से एक अलग से बैच लेके आ रहे हैं, जिसमें हम सब्जेक्ट की तैयारी कराएंगे। हिंदी स्पेशल बैच, ये बैच जर्नली उन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए होते हैं जहां जर्नल क्वेश्चंस हिंदी के कॉमन पूछे जाते हैं सामान्य हिंदी से।
लेकिन अगर आपको सब्जेक्ट में टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट लेवल की हिंदी पढ़नी है तो वो आप न तो हिंदी स्पेशल बैच से कर सकते हो, ना आप इच बैच से कर सकते हो। DSSS टीजीटी पीजीटी, यूपी टीजीटी पीजीटी, झारखंड, मध्य प्रदेश, बिहार टीजीटी पीजीटी की तैयारी, यूजीसी नेट की तैयारी उससे होगी, जो 25 मई को मैं अलग बैच लेके आऊंगा, क्योंकि इसमें लिटरेचर का बड़ा रोल होता है, काव्य शास्त्र का बड़ा रोल होता है, भाषा विज्ञान से प्रश्न पूछे जाते हैं, सामान्य हिंदी का रोल कम होता है। वहां पे उसी चीज को हम फोकस करेंगे, टारगेट करेंगे, तो वो उन्हीं भर्तियों के लिए टारगेटेड बैच होगा और उसकी फीस 1599 होगी। तो यहाँ आप इतनी कम फीस में, वो कम से कम 3 से 4 महीने का कोर्स होता है, उस 3 से 4 महीने के कोर्स को आप यहाँ 1.5 महीने में नहीं पढ़ सकते। क्लियर? चलो जी, जब आप शादी में जाते हो, पार्टी में जाते हो, तो उस समय आपके कपड़े अलग होते हैं, और जब नॉर्मली कहीं किसी से मिलने जाते हो तो उस समय कपड़े अलग होते हैं, घर के कपड़े अलग होते हैं। ऐसे ही ये बैच भी अलग अलग पर्पज को पूरा करने के लिए टारगेटेड करके लाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ आपकी जरूरत पूरी हो रही है जनरल हिंदी की। तो आलू, टमाटर, मिर्च, ये क्या है? ठीक है, प्याज। तो आलू, टमाटर, मिर्च और प्याज में हमने 3 बार दे लिया। इसके बाद हमने यहाँ समुच्चय बोधक अव्यय का प्रयोग किया। तो यहाँ वे, तथा, अथवा, या का प्रयोग करके दोबारा फिर हम 3 बार इसका प्रयोग कर सकते हैं। अब चौथी बार जो आया ये गलत है, तो यहाँ हमें क्या लिखना पड़ेगा? या लिखना पड़ेगा, तथा लिखना पड़ेगा, तथा या अदरक लेके। तो यहाँ क्या आएगा? यहाँ आएगा तथा। ठीक है, तो इसमें किसका प्रयोग करेंगे? तथा का। मैं बाजार गया, वहां से आलू लाया, टमाटर, मिर्च, प्याज व धनिया, मटर, गोभी, पुदीना तथा अदरक लेकर आया। अब ये शुद्ध वाक्य बन गया। क्या बन गया? ये शुद्ध वाक्य बन गया। तो ये समान आधार क्यों है? क्योंकि एक तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये सारे संज्ञा है, आलू, टमाटर, मिर्च, प्याज, धनिया, मटर, गोभी। ठीक है, दूसरा क्या है, यहाँ पर ये सारे के सारी सब्जियां हैं, तो सब्जी होने की वजह से समान आधार हो गए, संज्ञा होने की वजह से समान आधार हो गए। ऐसे ही राम, श्याम, मोहन, सोहन 4 दोस्त थे, तो राम, श्याम, मोहन, सोहन ये अपने आप में व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ये चारों के चारों पुरलिंग भी है, तो इसी वजह से समान आधार हुए। तो समान आधार वाले शब्दों में हमेशा अल्प विराम का ही हम प्रयोग करते हैं। जहां थोड़ा सा ठहराव लिया जाए, तो ठहराव कितना दे रहे हैं? आलू और टमाटर, बीच में थोड़ा सा हमने रुका, ठीक है, बीच में थोड़ा ठहराव लिया, इसलिए अल्प विराम का प्रयोग कर रहे हैं। समान आधार वाले शब्दों में अल्प विराम का प्रयोग, ये सारे समान आधार वाले हैं, शब्दों के साथ अल्प विराम का प्रयोग होता है। ठीक है, जैसे टाइटल के साथ हमेशा हम किसका प्रयोग करते हैं? उपविराम का या पूर्ण का। और उपवाक्य के साथ जो सब सेंटेंस होता है अर्धविराम का, और वाक्य सेंटेंस के साथ किसका प्रयोग होता है? पूर्ण विराम का। तो ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो हमने स्टार्टिंग में आपको बताए, ऐसे ही हम डिटेल में इनको पढ़ेंगे दोस्तों, क्योंकि यहाँ से स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाएंगे। तो यहाँ इसका प्रयोग कहाँ होगा? इसका प्रयोग करेंगे हम शब्द के साथ। इसके साथ करेंगे, शब्द के साथ इसका प्रयोग होगा। इसका प्रयोग कहाँ होगा? वाक्यांश के साथ, सब सेंटेंस, ठीक, या उपवाक्य, वाक्यांश के साथ हमेशा इसका प्रयोग। और इसका प्रयोग कहाँ होता है? टाइटल, शीर्षक के साथ। जैसे गदर एक प्रेम कथा, तो गदर क्या है? टाइटल है। आतंकवाद एक समस्या या राष्ट्रीय समस्या, आतंकवाद एक टाइटल है। दहेज एक सामाजिक बुराई, तो दहेज क्या है? एक टाइटल है। ऐसे ही आपको ध्यान रखना है। पूर्ण विराम, तो पूर्ण विराम का प्रयोग कहाँ करेंगे? वाक्य के अंत में, वाक्य के अंत में, कथन की पूर्णता समाप्ति पर। ठीक है, और इसका प्रयोग किस लिए करते हैं? जोड़ने और अलग करने के लिए, जोड़ने व शब्द और वाक्य को अलग करने के लिए, अलग करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे हम? योजक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि शब्द के साथ अल्प विराम, वाक्यांश उपवाक्य सब सेंटेंस के साथ अर्धविराम, शीर्षक टाइटल के साथ में अपूर्ण विराम, सेंटेंस के अंत में पूर्ण विराम, शब्दों को वाक्यांशों को जोड़ने और अलग करने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरीके से हम एक एक के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। सभी दोस्तों को नमस्कार, धन्यवाद। तो कल करेंगे हम अपना विराम चिन्ह वाला टॉपिक कंप्लीट। तो आज आपकी यूट्यूब की क्लास नहीं होगी,
आप रेस्ट करना। बाकी कल क्लास आपकी ये भी होगी, यूट्यूब की भी होगी। सभी दोस्तों को नमस्कार, धन्यवाद। तैयारी करो, नौकरी 2023 से 24 में हम दिलवा के रहेंगे।